तो मैं बताऊँ को बहुत पर्सनली मेरे लिए खुशी की बात है जो मैं आपके साथ में बैठा हुआ हूँ। मेरे एक बहुत लंबी जीवन की यात्रा मैंने आपको स्क्रीन पर देखते हुए और रोज शाम को पूरा परिवार जो ठाके लगा रहा है आपको देखते हुए, वो सर अपने आप में एक अद्भुत जर्नी है। वो टीवी का दौर हुआ करता था जब सब लोग बैठ के टीवी देखा करते थे, और ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि भारत में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां पर शाम को रात को जब भाभी जी घर पर आता था तो वो शो लोगों ने ना देखा हो। सही बात है। तो नमस्ते जी, ये है अनऑफिशियल हिमांशु। हमारे शो का नाम है द अनऑफिशियल टॉक्स और हमारे साथ में है रोहिताश गौर सर। सर को हर कोई जानता है, जैसे सर को देखेगा और पहचान जाएगा, फिर वो भाभी जी घर पर हो जो कि बिल्कुल सर के साथ में हो गया हमेशा के लिए। 11 साल की लंबी जर्नी, और मनमोहन तिवारी जी और लगभग बहुत सारे लोगों ने आपको मिमिक करा और लोग आज भी आपको मिमिक करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो वो एक छाप छोड़ दिया आपने पूरी की पूरी इंडस्ट्री पर, पूरे के पूरे देश पर जी। और ये सफर बस यहीं से शुरू नहीं हुआ, बहुत लंबा सफर है। सर ने शुरुआती दिनों में बचपन में रामलीला करते थे सर। रामलीला के बाद कॉलेज में सर ने थिएटर करा। थिएटर करने के बाद सर एनएसडी गए। एनएसडी से सर पास आउट हैं 1989। करेक्ट। और उसके बाद में पहला जो सर की जर्नी शुरू हुई, वो जर्नी शुरू हुई नीम का पेड़, अगर मैं गलत नहीं हूं तो DD1 के टाइम पे वहां से शुरुआत हुई। और आज सर को हर कोई जानता है भारत देश में, और लोग आपको देखते हैं खिलखिला उठते हैं। पर पर्सनली सर मैंने पाया कि आप ऐसे काफी अल्पभाषी हैं, ऐसे मतलब। हाँ, अल्पभाषी तो हूँ। मुझे बहुत बोलने में बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ अपने विचार रखने हो, अपनी बात रखनी हो, वहाँ पर ज़रूर बोलता हूँ, जैसे अब बोलूँगा। सर ये क्या है, मेरा प्रोफेशन ऐसा है, मुझे बुलवाना पड़ता है लोगों से ऐसे, तभी मेरा काम बन पाता है। सर आप और हम इंदौर शहर में बैठे हुए हैं, तो एक बार सर ऑडियंस के लिए सर इंदौर शहर सर कैसे आना हुआ? मुझे पता है आप एक मूवी के लिए आए हुए हैं, तो सर थोड़ा सा एक बार ऑडियंस के लिए बताएं सर। दरअसल इंदौर तो मैं पहले भी आया हूँ यहाँ पर, भाभी जी घर पर है कि प्रमोशन के लिए कई बार मैं और शुभांगी यात्रे यहाँ पर आई हैं जी। अपना ये जो 56 दुकान है यहाँ पर हम लोगों ने शूट भी किया, अपना पूरा इवेंट जी वो सब होता रहा। लेकिन इस बार यहाँ आना एक फ़िल्म के लिए हुआ जो प्रवेश व्यास और रुचिका व्यास बना रहे हैं, और इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया, किसी माध्यम से इनको मेरा नंबर मिला और इन्हें ये पता चला कि किसी के माध्यम से ये कि ये सस्ता टिकाऊ एक्टर है तो और टैलेंटेड भी है। तो मेरा भी एक मकसद यही था कि मैं अपने आप को ब्रेक करूं, क्योंकि अभी भाभी जी घर पर ऐसे एक छोटा विराम है और मैं अपने समय को यूटिलाइज़ करना चाहता था बेहतर तरीके से, जिसमें मैं अपनी कॉमिक एक्टर की इमेज को तोड़ूं। क्योंकि जब भी आप एक प्रोजेक्ट करते हैं, करते करते आपके ऊपर एक ठप्पा लगता जाता है, लोग खासकर इंडस्ट्री आपको उसी नज़र से देखने लगती है। जैसे इससे पहले मैं लापतागंज सीरियल कर रहा था, वो भी बहुत लंबा चला, हालांकि वो व्यंग्यात्मक सीरियल था, उसमें वो व्यंग था, लेकिन उसको भी लोगों ने कॉमेडी के तौर पर लिया। हालांकि वो कैरेक्टर कॉमिक बिल्कुल भी नहीं था, वो एक सीरियस कॉमन मैन था जो सोशल कॉज के लिए लड़ता है। लेकिन अब लोगों की नज़रें हैं। उसके बाद भाभी जी घर पर है तो घर भर पहुँच गया लंबा, तो मुझे इस टैग को तोड़ना था, क्योंकि ये बहुत कुछ निर्भर करता है। बम्बई में आपको उसी फिर नज़र से देखने लगते हैं और रोल भी फिर उसी तरह के ऑफ़र करने लगते हैं। तो मुझे लगा यार मैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पास आउट हूँ जी, और मेरा एक्सपीरियंस भी है, तो क्यों ना मैं अपनी पर्सनैलिटी के अलग अलग पक्षों की तरफ और ध्यान दूँ जो ऑलरेडी हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और उस पर मैंने काम भी बहुत किया है। DD1 के ज़माने में वो बात अलग थी कि काम सामने नहीं आया, बिकॉज़ सोशल मीडिया नहीं था उस समय, बहुत बात एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाती थी और कम दर्शक थे। तो ये समझ लीजिए कि अपने आप को ब्रेक करने के लिए मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा जो प्रवेश जी ने लिखा, और ये एक माध्यम बना मेरा यहाँ आने का। सर ये प्रोजेक्ट की बात करेंगे जो प्रवेश जी ने लिखा है, जिसमें आप लीड कर रहे हैं जी, और कुछ थोड़ा सा और विस्तार में बता सकते हैं क्या ऑडियंस को इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या हो रहा है? इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इस प्रोजेक्ट का नाम है बैलेंस, और इस प्रोजेक्ट में जो एक 2 जनरेशन के बीच में जो एक गैप होता है उसका एक कॉन्फ्लिक्ट है, उसका अंतर्द्वंद है। एक तरफ पिता की जनरेशन है और एक तरफ जो है बेटे की जनरेशन है,
और जनरेशन के बीच में जो सोसाइटी में बदलाव हो रहे हैं और वो बदलाव जो है कैसे पूरे एटमॉस्फेयर को प्रभावित कर रहे हैं। पिता को अलग तरीके से कर रहे हैं, बेटे को अलग तरीके से कर रहे हैं। बेटे की जो आइडियोलॉजी वो है कि मुझे अपने लाइफ में कुछ अलग करना है। पिता की ये है कि जो सेट बिजनेस है, जो बर्तन बेचने का बिजनेस है, आप उस बिजनेस को संभालते ही वहीं से अपने अलग एवेन्यूज तलाश कीजिए, जो मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी अप्रोच है। लेकिन बेटे का है कि यहाँ पर पैसा और इज्जत दोनों नहीं है। ओके। क्योंकि ये बर्तन बेचने का काम है जी। अगर मैं किसी को बोलूँगा कि मैं बर्तन बेचता हूँ तो वो बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है। नाम में ही जो है वो डाउन मार्केट वो है। तो ये उसकी अप्रोच है। तो वो बोलते हैं कि इसको एक डाउन मार्केट अगर तू समझता है तो उससे लेकर अप मार्केट तक लाने में तू योगदान दे। क्या बात है। तू इसको आज के तरीके से मैनेज कर, ताकि यहीं के माध्यम से तो फिर वो सब तलाश जो तू तलाशने का सपना देख रहा है। तो दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट। और इसी के बीच में वाद विवाद है, इसी के बीच में इमोशनल आउटबर्स्ट हैं, इसी के बीच में रहा भी है जो बेटे को भी दिखती है एंड में, और वो एंड में इस बात को मानता भी है। एक अच्छी चीज़ इसमें यह है कि इस फिल्म में जो राइटर है उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया है। ओके। मतलब कोई ऐसा नहीं कि नहीं बस ये है और यहाँ पर पूर्ण विराम है, नहीं, वहाँ पर से बहुत सारे डॉट 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 है। डॉट 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 है, बिल्कुल। मतलब एक रास्ता है जो कहीं दूर तक इन्फिनिटी में दिखाई दे रहा है। क्या बात है। मतलब वो गाड़ी चलती है। और ये एंड बड़ा खूबसूरत है कि बाप और बेटा जो है वो ऐसे बेंच पर बैठे हैं और सामने से जो है सन धीरे 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 ऐसे आ रहा है। तो ये उसका एक एंड वो दिखाया गया। इट्स अ सिंबॉलिक शॉट बेसिकली। तो ये चीज़ इस फिल्म के माध्यम से दिखाई गई है और बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाई है। तो बस इसीलिए मैंने इस फिल्म को चुना, क्योंकि ये एक सीरियस ड्रामा था और मैं अपने आप को इसमें तोड़ पाया। क्या बात है जी। तो सर, एज अ एक्टर कितना टफ होता है आपके लिए एक लंबी जर्नी, 11 साल तक भाभी जी घर पर हैं और वो कॉमेडी है, और कॉमेडी में भी आपके आसपास बहुत कम लोग आ पाते हैं इंडस्ट्री के अंदर। जो टाइमिंग वाली बात होती है, जिस तरीके से आप लोगों ने उसको निभाया, अमर कर दिया उस पूरे के पूरे शो को, तो वहाँ से अपने आप को एज अ एक्टर चेंज करके अब ये इमोशनल थोड़ा सा, कितना टफ होता है आपके लिए एज एक्टर? देखिए, मेरे लिए टफ इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी पूरी एक्टर की एक ट्रेनिंग रही है जी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से रही। उसके बाद सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं रही है, मैंने इसका रियाज किया है। मैंने एक्टिंग को बहुत सीरियसली लिया है। मैंने उसको ऐसे नहीं लिया है कि जैसे आजकल के लड़के लेते हैं कि और कुछ नहीं तो एक्टिंग तो कर ही लेंगे। ओके। ये एक विचार यूथ के बीच में बहुत है कि और कुछ नहीं तो ये तो कर ही लेंगे। बहुत हल्के में लेते हैं आप अभिनय को। तो मैंने इसको हल्के में नहीं लिया है। मैंने इसकी पूरी स्टडी की है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की मेरी स्टडी रही है। फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेट्री कंपनी में हमने प्रोफेशनल थिएटर किया बाकायदा, जिसमें मेरे साथ बहुत बड़े बड़े लोग थे, जिसमें सीमा बिस्वास हैं, सौरभ शुक्ला हैं, विजय राज, मुकेश तिवारी, श्रीवर्धन त्रिवेदी और प्रतिमा कनन, श्री वल्लभ व्यास, सब बहुत अच्छे अच्छे मजे हुए कलाकार जो आज आप देखते हैं, वो सब मेरे साथ थे। हम सबका एक ग्रुप था जिसके तहत हम प्रोफेशनल थिएटर किया करते थे रंगमंडल के थ्रू, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू। तो ये एक बहुत अच्छी जर्नी रही जिसने हमें बहुत सिखाया। तो मेरे लिए ये एक आसान तरीका है कि मुझे पता है कि हाँ, इतना ज़रूर है कि जो राइटर है उसको स्क्रिप्ट में बहुत क्लियरिटी देनी पड़ेगी, जो इन्होंने दी है। व्यास जी ने बहुत ही अच्छे से दी है, प्रवेश जी ने, कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है उसको प्रॉपर कैरेक्टराइज करने के लिए, उसके व्यवहार को कैरेक्टराइज करने के लिए, ये किस तरह का आदमी है, इसकी सोच क्या है, इसकी रिलेशनशिप अपनी बीवी के साथ क्या है, बेटी के साथ क्या है, बेटे के साथ क्या है जी, पड़ोसियों के साथ क्या है जी, या समाज को लेकर उसकी क्या आइडियोलॉजी है। जैसे अगर वो अखबार के लोगों में जाता है तो उसकी आइडियोलॉजी क्या है, तो वो क्या थिंकिंग रखता है, हर चीज़ बहुत क्लियर थी। और एक वर्कशॉप छोटी सी थी जिसके तहत इन्होंने हमें बहुत कैरेक्टर को क्लियर किया। तो ये सब चीज़ें जब आपके सामने आती हैं तो आपके सामने पास्ट सर्कमस्टांसेस होते हैं हाँ, एक्टर के लिए, और अगर सर्कमस्टांसेस स्ट्रॉन्ग हैं तो वो कैरेक्टर में प्रवेश करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो ये समझ लीजिए कि ये चीज़ मेरे लिए एक
स्विच ऑन स्विच ऑफ बल्ब की तरह थी। मतलब मैंने वो मनमोहन तिवारी को ऑफ किया और यहाँ इसको ऑन कर दिया। क्या बात है, ये सब ट्रेनिंग का कमाल है, इतने सालों की जो ट्रेनिंग ट्रेनिंग का कमाल है, आपकी इमोशनल मेमोरी का भी कमाल होता है। मेरा सर आपसे एक सवाल था, आपने यहाँ पे पिता की भूमिका निभाई है, आपने भी सर अपनी ज़िंदगी में एक नया जो है एक्टर, एज ए एक्टर आपने चूज़ करा, आपने आपको लाइफ में बनना, तो आपके पिताजी ने उस समय तो कुछ ना कुछ रिलेवेंसी आपको इस स्क्रिप्ट को पढ़ के या करते हो आपको ऐसा लगा कि आपकी फैमिली ने कहा हो आपको कि आप ये नया जो है जॉब प्रोफाइल चूज़ कर रहे हो, आप एक्टिंग में घुसना चाहते हो, तो ऐसा कुछ रिलेवेंसी आई स्क्रिप्ट में और आपकी रियल लाइफ से? हाँ, मेरे पिता एक्चुअली, हमारा परिवार बेसिकली कलाकारों का परिवार है। हम लोग शिमला में रहा करते थे। मेरे पापा सुदर्शन गौड़ थिएटर के बहुत बड़े व्यक्ति रहे हैं, अब तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन डेफिनेटली उनके दिमाग में ये ज़रूर था कि क्योंकि जो थिएटर है, जो रंगमंच है, उससे आप रोज़ी रोटी नहीं कमा सकते, खासकर हिंदी रंगमंच से। मराठी, बंगाली, गुजराती इस रंगमंच ये काफ़ी आगे हैं। ओके। और यहाँ से आप पैसा अर्न कर सकते हैं और अपनी रोज़ी रोटी भी चला सकते हैं, लेकिन हिंदी रंगमंच की कोई ठोस परंपराएं नहीं है, इसीलिए ये थोड़ा पिछड़ा हुआ है। तो वो चाहते थे कि मैं या तो कहीं नौकरी करूं, और नौकरी में भी जैसे सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न है, इसमें वगैरह नौकरी करूं, और साइड बाय साइड जो है अपनी अभिनय यात्रा जारी रखूं। सेफ गेम खेल रहे थे वो। अच्छा। अब मैं जो था थोड़ा सा प्रोफेशनल रंगमंच की तरफ जाना चाह रहा था, क्योंकि मैं शौकिया रंगमंच बहुत कर चुका था। तो मैंने कहा नहीं पापा, मुझे इसकी और बारीकी में जाना है, मुझे ये समझना है कि ये क्या है, क्योंकि ये थिएटर जो है अनऑर्गेनाइज्ड है। इसमें आप कहीं पर भी कोई भी टेबल रख दे रहे हैं, कुर्सी रख दे रहे हैं, कोई लाइट पीछे पड़ रही, कोई सामने पड़ रही है। हाउ टू डिज़ाइन, ये कैसे डिज़ाइन होगा, ये फर्नीचर कैसे डिज़ाइन होगा, सेट डिज़ाइन कैसे होगा, तो ये मुझे अच्छे से सीखना है। तो मैं अपनी ज़िद में फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में मैंने अप्लाई कर दिया था। और उस समय लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट शिमला ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी SN जोशी जी की अध्यक्षता में, जो हमारे लिए बड़ी फ्रूटफुल रही। तो वहाँ से मेरी यात्रा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की शुरू हुई थी। तो मेरे पापा और मेरे बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट रहा है, और इसमें एक मज़ेदार बात ये रही थी कि मेरे पापा ने मुझे 11वीं क्लास में जब मैं गया जी, तो मुझे ज़िद करके वो सब्जेक्ट्स दिलवा दिए थे जो मेरे लिए जी का जंजाल हो गए थे। क्या थे सर वो? जैसे उन्होंने मुझे नॉन मेडिकल दिलवा दिया। ओके। उन्होंने कहा ये जो तुम्हारे आर्ट्स हैं, आर्ट्स से तुम लोगों को नौकरी वोकरी नहीं मिलेगी, तो ये साइंस है। अब वो मेरे लिए इतना गंदा साल गया कि मतलब मैं फ़ेल हो गया था 11वीं में, बाकायदा फ़ेल हुआ था मैं, और बाइज़्ज़त फ़ेल हुआ था। और मुझे उसकी बड़ी खुशी है कि मैं फ़ेल हुआ था। अच्छा, ये सब खुशी कैसे सर बताइए ना, क्योंकि क्या है कि खुशी, आजकल यंगस्टर थोड़े घबरा जाते हैं फेलियर से। नहीं, इसीलिए फ़ेल हुए क्योंकि वो मेरे मन मुताबिक सब्जेक्ट थे ही नहीं। हाँ। अगर मैं उसमें पास भी हो जाता तो और जी का जंजाल हो जाती लाइफ, क्योंकि हो सकता है पापा फिर थोड़े और मेरे को उसमें धकेलते कि अब तू ये बन, अब तू वो बन। वो तो मेरे फिज़िक्स के प्रोफेसर थे, वो मुझे पहचान गए। उन्होंने मेरे पापा को समझाया जी, छोटा शहर है ना, सब एक दूसरे को जानते हैं, तो उनका नाम AD अरोड़ा था। उन्होंने समझाया कि आप क्यों पीछे पड़े हैं उसके, आप ये एक आर्टिस्ट को साइंटिस्ट बनाने पे तुले हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है, आप छोड़िए। तो फेल हुआ। उसके बाद फिर मैंने उसी स्कूल में आर्ट्स लिया जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस वगैरह थी। मैं फर्स्ट आया क्लास में, मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए। तब मैंने देखा कि अपनी मन मुताबिक अगर चीज़ होगी ना, वहाँ पर आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। क्या बात। और अगर वो मन मुताबिक नहीं, आप लाख कोशिशें कर लो, आप नहीं होंगे। तो ये मेरे पिताजी का और मेरा कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से रहा। फिर जब लापतागंज सीरियल आया तो वो बहुत खुश हुए, मतलब काफ़ी खुश हुए। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि तू कितने पैसे कमा लेता है, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन मज़ेदार ये भी हुए। फिर मैंने जब उन्हें बताया तो कहते नहीं तू झूठ बोल रहा है। मैंने कहा नहीं पापा मैं कमा। अरे नहीं यार, इतनी तो हमारी तनख्वाह थी एक दिन की, न मतलब महीने की तनख्वाह थी, तू एक दिन में कैसे करा रहा है। मैंने कहा पापा हो है। तो मैंने दिखाया तो ये वो है। हैरान हो गए, बोलते नहीं तू सही जा रहा है। तो इस तरीके के बड़े हमारे वो रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट, खट्टे मीठे से नोक झोंक, खट्टे मीठी नोक झोंक रही है हमेशा। क्या बात है सर। मुझे एक चीज़ आपने भी बोली, आपको पता था क्लास 11th में कि आपको आर्ट की तरफ आपका रुझान है, आपको आर्टिस्ट बनना है, इस फील्ड में जाना है। अमूमन आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो इस चीज़ को कई बार फिगर आउट नहीं कर पाते, उनको समझ में ही नहीं आता उनको करना क्या है। ऐसा आप
देखते हैं कि हाँ, मैं देखता हूँ, बिल्कुल, मैं बिल्कुल देखता हूँ। और इस कन्फ्यूजन में बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ बॉम्बे आए हुए हैं और वो अभी भी एक भटकाव की स्थिति में है सारे के सारे। वो अपने गोल में क्लियर नहीं है, इसलिए कभी वो स्क्रिप्ट राइटिंग में घुस जाते हैं, कभी वो अचानक से असिस्टेंट बन जाते हैं डायरेक्शन में जी, कभी कॉस्ट्यूम्स में चले जाते हैं, तो वो फोकस नहीं है कहाँ है, तो वो उनको राह ही नहीं मिलती। मैंने बरसों बाद कुछ ऐसे लड़के देखे तो वहीं के वहीं है बेचारे। ओके। लड़कियां भी देखी मैंने बहुत बेचारी, कभी वो रैम वॉकिंग में चली गई, फिर वो अचानक से कहीं पर एक वीडियो एल्बम में असिस्ट करने लगे। इस तरीके के भटकाव है। तो सर अपने आप को जानने की प्रोसेस क्या है, क्योंकि सर आपने तो इतना लंबा तजुर्बा, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस। देखिए, इसमें ना ये आपकी अपनी थिंकिंग है, आपको अपने एक हमारी इसी डायलॉग, इसमें एक डायलॉग है, स्वयं का अध्ययन। जी, स्वयं का अध्ययन बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आपको पता चल जाता है, मुझे स्कूल टाइम में पता चल गया था। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये खुद होती है, आप सुनते नहीं हैं अपनी अंतर मन की आवाज़, और फिर वो बस, और फिर जो बाहरी शक्तियाँ होती हैं वो आप पे प्रभाव डालती हैं। छोटे शहरों में, अरे यार क्या, अबे तू तो शाहरुख लग रहा है यार, वाह क्या बात है, तू तो ये लग रहा है, तू तो, और उसने देखा आओ नहीं तो ताओ, अपना यूं करके किया और पहुंच गया बैग उठा के बॉम्बे। सर ये बैग उठा के मुंबई पहुंचा है, वहाँ पर थोड़ा सा बताइए ना सर, एक आम आदमी को समझना है वो जर्नी कितनी टफ है सर। वो बहुत टफ है, वो बहुत टफ जर्नी है। क्या होता है ना, एक तो बम्बई जैसी जगह जो एक महासमुद्र है, हज़ारों लाखों की तादाद में एक्टर्स हैं आपका, उस जगह पे रहने की समस्या है, इतना महंगा वो शहर है, और बहुत जल्दी आपको अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलती है लोगों से मिलने की। अब तो चलो हम अपना प्रोफाइल जो है वो इसके माध्यम से भेज देते हैं। हमारे टाइम में तो हम फ़ोटोवें ले लेके उसके पीछे अपना पूरा बायोडाटा लिखते थे, फ़ोटो लेके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोडक्शन हाउसेस में जा के। वो भी नहीं थे कोऑर्डिनेटर्स वगैरह, कुछ नहीं था, सिर्फ डायरेक्टर, राइटर, और हम लोग बस किसी तरह उनके सामने ऐसे पहुंच जाएं। और वो ट्रेन का सफ़र, वो लोकल ट्रेन्स का, वो सब बहुत तोड़ देता था। और फिर वो फोर्ट में आना भी, इस टाइम फ़ोन कर लेना, तो फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन ही नहीं कोई उठा रहा है, और पीसीओ से फ़ोन करते थे। लैंडलाइन था उस समय, लैंडलाइन था, तो घर में तो फ़ोन होते नहीं थे हम लोगों के, क्योंकि हम एक एक कमरे में 4-4 लोग रह रहे हैं। तो एक पीसीओ के पास एक कॉपी दे देते थे, भाई ये मेरा है, इस कॉपी में मेरा कोई भी कॉल आए तो प्लीज़ आप नोट कर लेना। तो पीसीओ वाले को हम अलग से पैसे देते थे, 1000 रुपये महीने के। तो वो जो है शाम को जो है वो फ़ोन नंबर देता था, सर आज आपका इस नंबर से फ़ोन आया था, फिर वहीं से फ़ोन मिलाते थे। बोलते नहीं सर ये तो टेलीफोन एक्सचेंज का नंबर है। अरे तेरा, फिर रख दिया। फिर दूसरे दिन कहीं और से फिर वो रॉन्ग नंबर निकला, फिर ऐसे भी होता था। फिर किसी प्रोडक्शन हाउस से फ़ोन आया कि यहाँ पर आ जाओ, फिर वहाँ पर गए, फिर वहाँ पर ऑडिशन की भी ऐसी परंपरा कोई ख़ास नहीं थी। अच्छा, नहीं, ऑडिशन की भी परंपरा, ऑडिशन की परंपराएं सिर्फ बड़ी बड़ी फिल्मों में हीरो हीरोइंस और उनको लेकर ये ज़्यादा थी। जो इधर दाएं बाएं के कलाकार थे उनको तो सिर्फ डायरेक्टर ही बुला लेता था, और वो भी ऐसे कि बार बार जाते जाते वो भी परेशान हो जाता था कि बुला लो यार इसको। फिर अगर आपने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया तो मित्रता हो जाती थी। ओके। तो इस तरीके से काम मिलते थे। तो एक कठिन जॉब था, बहुत कठिन काम था। इसलिए मेरे जितने भी सीनियर्स हैं, जिसमें अन्नू कपूर हैं और जितने पुराने आज नामी लोग हैं, इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, असली स्ट्रगल किया है इन्होंने। ये बात सुन के मुझे बड़ी आश्चर्य हुआ ये कि डायरी लिखी, आपके नाम की डायरी रखी हुई है और डायरी पर उसने नोट कर लिया। हाँ सर ये उस टाइम का स्ट्रगल था और रियल स्ट्रगल था ये। हाँ, अभी सर जो है थोड़ा सा क्विक हो गया है, कनेक्टिविटी हाई हो गई, कनेक्टिविटी बहुत हाई है। तो अभी के चैलेंजेस क्या देखते हैं आप, जो न्यू कमर्स आ रहे हैं उनके लिए अब चैलेंजेस क्या हैं सर? सर अब चैलेंजेस ये हैं उनके सामने कि अभी सारी कोऑर्डिनेटर्स हैं बहुत सारे जी, आप उनके थ्रू काम में जाते हैं, और भीड़ इतनी बढ़ गई है कि वो 1-1, 2-2 के उनको कैरेक्टर मिलते हैं, है ना, जिसमें से कुछ परसेंटेज जो है उनकी भी होती है कोऑर्डिनेटर्स की। नेचुरली वो करेंगे तो लेंगे ही, सही बात है ना। तो लेकिन उसमें क्या होता है कि 2-2, 3-3 इनके कैरेक्टर्स में फिर वो उसी में फिक्स हो जाते हैं। ओके, फिर लोग उनको उसी के लिए बुलाते रहते हैं, प्रोटोटाइप हो जाते हैं। प्रोटोटाइप। फिर वो उनको ये होता है कि यार अब मैं आगे कैसे बढ़ूं, और तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है अभी, तो मैं ठीक है चलो इसमें महीने के मेरे को आ गए, कुछ पैसे आ गए, जिससे मेरा पीजी का ये वाला मेरा खर्चा निकल गया, सर्वाइवल सर्वाइवल चल रहा है बस।
तो इस कॉन्फ्लिक्ट में बहुत जीते हैं बेचारे। तो ये है, अब हर चीज़ पहुंच तो रही है, हाँ, लेकिन अब ये टोटल डेस्टिनी का गेम है यार, पता नहीं कहाँ से क्या चीज़ क्लिक कर जाए। क्या बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब ये वैसा है क्या कि आपका 99% आपका हार्ड वर्क और वो 1% भारी पड़ जाता है? हाँ पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। कई बार मुकेश छाबड़ा साहब ऐसे ऐसे अननोन चेहरों को एकदम से लाते हैं, एकदम से, जो अचानक से लगता है ये कहाँ था, बट कितना बढ़िया कर रहा है। तो ये डेस्टिनी हुई ना कि मुकेश छाबड़ा साहब का अचानक से उसमें कैरेक्टर दिख गया। क्या बात है सर। जो लोग एक्टिंग में जाना चाहते हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स, क्योंकि आज एक माध्यम आ चुका है सोशल मीडिया, हम थोड़ा बहुत सोशल मीडिया करते हैं, तो आपके जैसे एक्सपर्ट नहीं हैं, बट थोड़ा बहुत जो करते हैं, तो हमको कई लोग मिलते हैं। और आजकल लोग सोशल मीडिया को एक माध्यम मानने लगे हैं कि अगर हम सोशल मीडिया पर पॉपुलर हो जाएंगे तो कुछ। जैसे ऐसा हुआ भी है, बिल्कुल सही बात है ये। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को काफ़ी तवज्जो मिलने लगी है। अभी तो धर्मा प्रोडक्शन की भी हमारी फिल्म में कुछ लोग थे जो सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चित लोग हैं, तो उनको बाकायदा कास्ट भी किया गया है। ये भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो नेचुरली यार, अब है जब चर्चा का माध्यम, तो कोई इसको रोक कैसे सकता है जी, है ना? रोक भी नहीं सकता, क्योंकि यंगस्टर्स भी जुड़ रहे हैं, सब जुड़ रहे हैं। आपको आपके मिलियन में फॉलोवर्स हैं, लोग आपको देख भी रहे हैं, आपकी बात सुन भी रहे हैं, तो ये भी एक माध्यम है, मैं इसको बुरा नहीं मानता। अच्छा। हाँ, मैं खुद भी बहुत एक्टिव था। वो अलग बात है कि मेरा इंस्टा अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया था कुछ कारणों से, जिसमें मेरा भी कुछ रही होंगी गलतियाँ, बट मैंने अभी दोबारा से नया खोला है। बट डेफिनेटली जब मैं जुड़ता था, अपनी बेटियों के साथ मैं एल्बम बनाता था, मेरे साथ मिलियंस लोग जुड़ते थे, तो मुझे अच्छा लगता था। क्यों नहीं, क्यों न जाने। अगर ये ज़रिया है, आज के दौर में हमको ये फ़ायदा मिला है, तो क्यों ना इसका यूज़ किया जाए। बिल्कुल सही बात है ना? जैसे हमारे ज़माने में एक चीज़ होती थी, अगर हमें कोई कॉरपोरेट उसका कोई ऐड मिला और उसमें हमको बहुत कुछ बोलना है, लेकिन कंपनी के बारे में बोलना है, तो उसको मैं याद करना पड़ता था। सही बात है। बाप रे, उसमें इतना टाइम वेस्ट होता था, डायरेक्टर का, एक्टर का, कैमरामैन बेचारा पसीने पोंछ रहा अपने सब। लेकिन अब एक चीज़ है हमारे, जो एक माध्यम है, वो है टेलीप्रॉम्प्टर। ओके। आपने सामने लगाया और वो काम खत्म हो गया। अब जब वो माध्यम मिला है हमें, तो क्यों ना उसका यूज़ किया जाए टेक्नोलॉजी का। क्या बात। तो आई अप्रिशिएट दिस ऑल्सो। बट इसकी एक चीज़ थोड़ी सी डिमेरिट क्या हो रहे हैं कि जो रियल एक्टर्स हैं, जो वाकई अपनी एक ट्रेनिंग करके आए हैं, प्रोसेस के थ्रू आए हैं, वो बेचारे मार खाते हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव नहीं है। वो इतने एक्टिव नहीं है ना? तो ये एक चीज़ से जूझ रहा है अभी वर्ल्ड। हालांकि इसको कई लोग नहीं भी मानते हैं बिल्कुल भी। जैसे मेरी मुकेश छाबड़ा साहब से एक बात थी, उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं मानता, मैं आई बिलीव इन एक्टर्स। जैसे धुरंधर की कास्टिंग आप देखिए, टोटल एक्टर्स हैं वो सारे के सारे। बिल्कुल। अगर वो नहीं होते, वो कैरी नहीं कर पाते उस चीज़ को। राजकुमार हिरानी साहब है, वो नहीं मानते हैं। विशाल भारद्वाज हैं, वो नहीं मानते हैं, और भी हैं कई। तो ये बात भी है। सर, इतने सारे आपने नाम लिए सर, थोड़ा सा ये भी आपसे जान लिया जाए, आपके फेवरेट ऐसे, मतलब आपको अभी तक इच्छा है दिल में कि मुझे इन लोगों के साथ में काम करना है, को एक्टर्स और साथ में कुछ डायरेक्टर्स, आपको लगता है कि उनके साथ में आपको काम करना है अभी? मैंने राजकुमार हिरानी के साथ काम तो बहुत किया है। टीवी में मैंने मेजर काम किया उनके साथ, जब वो टीवी में थे। लेकिन मैं फिल्मों में उनके साथ मेजर काम करना चाहता हूँ। अभी अपने छोटे छोटे रोल कर रहे हैं। हाँ, आपने? वो तो मैं उनके हर प्रोजेक्ट में होता हूँ। तो मेरे को बाकायदा फ़ोन करके बुलाते हैं। हाँ। लेकिन उन्होंने मेरे से वादा किया है कि आज नहीं तो कल हम कुछ अच्छा करेंगे। तो एक तो उनके साथ करना है। विशाल भारद्वाज सर के साथ मेरी बड़ी इच्छा है काम करने की। वो मुझे बहुत सेंसिबल व्यक्ति लगते हैं। और आज के जनरेशन के जो लोग हैं, जैसे अपने आदित्य धर साहब के साथ मेरा ऑडिशन भी हुआ था धुरंधर के लिए जी। बहुत अच्छे रोल के लिए हुआ था। वो नेचुरली आपका फेस सूट नहीं करता तो नहीं होता। तो कुछ इस तरीके के लोगों के साथ काम करने की बहुत इच्छा है। और कुछ ऐसे रोल जो मीटी रोल, मतलब जिसमें कुछ करने को हो आपके पास, ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ। सर, जैसे अभी आपने बोला कि आपने धुरंधर के लिए ऑडिशन दिया था, पर फेस जो है वो रोल के लिए सेट नहीं था। जब आपने अभी तक बहुत सारे ऑडिशंस दिए होंगे, और ज़रूरी नहीं कि हर ऑडिशन में सिलेक्शन हो, तो जब वो सिलेक्शन नहीं होता है, तब वो क्या मैकेनिज्म है अपने मन में, अपने दिल में, अपने आप को मोटिवेट करने का, ताकि वो यूथ भी सीख सके जब लाइफ में यही कोई कोई बात नहीं, अगले में हो जाएगा। अच्छा।
इजी एकदम। ईजी एकदम, कोई बोझ नहीं पालता बिल्कुल भी, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं था, बात ही ख़त्म हो गई। अगर उसका बोझ लेके घर जाऊंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या बात है। हाँ, ये बोझ तो पालनी ही नहीं है ना बिल्कुल भी। यही नहीं, इसकी तरह के और भी बोझ नहीं पालता हूँ। जैसे कि कभी हार गए, कभी जीत गए, जी जी। है ना। कहीं लाइफ में भी बहुत सारे सरकमस्टांसिस हैं जिसमें नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया ना। अरे वाह, क्या बात है। क्योंकि फिर वो क्या होता है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, डिप्रेशन में जाते हैं आप फालतू में, तो वो सब करेंगे तो फिर तो रुक जाएगी ना लाइफ। तो सर, इतनी लंबी जर्नी जो आपकी है एक्टिंग की, थिएटर की, उसमें कभी ऐसा फेज आया था आपकी लाइफ में जहाँ पर आपको थोड़ा सा डिप्रेशन, थोड़ा सा लो फेज लगा हो कि हो नहीं रहा है, काम नहीं बन रहा है, ऑडिशन दे रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा, कभी ऐसा फेज आया था? हाँ आया है, क्यों नहीं, बिल्कुल आता है, हर एक की लाइफ में आता है। एक्चुअली क्या था, मैं जब बॉम्बे आया था, ये 1989 की बात है जी। उस समय सिर्फ DD1 हुआ करता था, और उस समय जो सीरियल बन रहे थे वो डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी का नाम आपने सुना होगा जी जिन्होंने चाणक्य सीरियल बनाया था, है ना। पिंजर फिल्म बनाई थी जी। पिंजर में फिल्म में मैं भी था। तो वो उन्होंने मुझे एक रोल के लिए कास्ट किया था चाणक्य में, शारंग राव। शारंग राव। हाँ, वो चाणक्य के बहुत इम्पोर्टेंट शिष्य थे। तो उसी दौरान क्या हुआ कि मैं बॉम्बे में बहुत ही बीमार हो गया, बहुत बीमार हो गया। मुझे कुछ बैक की कुछ इशू शुरू हुआ और उसकी वजह से मुझे बॉम्बे छोड़ना पड़ा था। ओके। उसके बाद फिर मैं बहुत उसका शिकार रहा, क्योंकि मैंने बहुत सारी फोटोग्राफ्स और ये सब डिस्ट्रीब्यूट की हुई थी धीरज कुमार के यहाँ, जो भी उस समय DD1 के लोग थे। और अचानक वहाँ से थोड़े से कॉल आने शुरू हो गए थे। अब मैं चाह कर भी बॉम्बे नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैं बीमार था। तो इस फेज़ में मैं बहुत परेशान रहा था यहाँ पर। तो आप घर चले गए थे वापस? घर चल जाना पड़ा मुझे, जाना पड़ा आपको मजबूरी में, जैसे कहते हैं ना किसी ने उखाड़ के आपको वापस भेज दिया। और वो भी उस समय जबकि ये सब सेटल डाउन हो रही थी चीज़ें, सीढ़ियाँ भी लगना शुरू लगनी शुरू हुई थी। ओहो। तो फिर नए सिरे से फिर 97 में शुरू हुई जर्नी, क्योंकि मैं वापस चला गया। फिर मैंने NSD रेपेट्री ज्वाइन कर ली। 6 साल आप वहाँ पर 6 साल वहाँ रहे, लेकिन रियाज जारी रखा एक्टिंग का, वो बहुत ज़रूरी होता है। फिर 97 में जब आए तो ZTV शुरू हो गया था। हाँ। तो फिर मेरी मुलाकात राजा बुंदेला से हुई, राजा बुंदेला, सतीश कौशिक, हाँ जी। ये सब। तो ये उस समय सीरियल बना रहे थे, मुझे चांद चाहिए। ये सुरेंद्र वर्मा का एक उपन्यास है। और इसमें तेजस्विनी कोल्हापुरी की बहन, तेजस्विनी कोल्हापुरी जो पद्मिनी की छोटी बहन है जी, उसको वो लॉन्च कर रहे थे। तो मुझे उसके बड़े भाई का उन्होंने रोल दिया था जिसका नाम था महादेव। तो वहाँ से मेरी बम्बई की यात्रा शुरू हुई, तब ZTV आ गया था। तो ये डिप्रेशन के शिकार तो हम रहे फिर उसका खमियाजा हमें 7 साल भुगतना पड़ा, क्योंकि और कोई चारा नहीं था जी। लेकिन भगवान की दुआ की हम रियाज जारी रखा हमने। अदरवाइज़ अगर मैं 89 में यहाँ रह जाता तो, जैसे संजय मिश्रा मेरे साथ था जी, विनीत कुमार मेरे बैचमेट, ये दोनों बैचमेट है मेरे, संजय मिश्रा और विनीत कुमार। हाँ, हम लोग लगभग इकट्ठे ही रहते थे। फिर वो यहाँ रह गए तो अब उनकी यात्रा देखो, एक अलग यात्रा है। क्योंकि वो क्या हुआ, जितना टाइम देंगे उतना फिर आपके कॉन्टेक्ट्स और वो सब बनते रहते हैं। संजय मिश्रा जी भी बीच में चले गए थे छोड़ के बॉलीवुड। हाँ, वो तो बड़ा अतरंगी आदमी है, वो कभी ढाबे पे भी काम करने लगता है, बहुत कुछ करता है वो। और विनीत भाई जो हैं अभी तो एकदम जो लास्ट मूवी, हाँ, वो महारानी में थे ना अभी बीच में। जी जी जी, महारानी में थे। लापतागंज में भी मेरे साथ थे, कछुआ चाचा बने थे। जी 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 जी। और मेरे बैचमेट है दोनों। अरे वाह, क्या बात है। हाँ सर, जो आपने बैलेंस मूवी करी, इंदौर को शूट के लिए चूज करा गया, तो कैसा आपको लगा यहाँ पर काम करके? इंदौर केपेबल है, यहाँ पे मूवीज बनाई जा सकती हैं? देखिए, अभी एक बड़ी अच्छी चीज़ शुरू हुई है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब सिर्फ मुंबई ही समुद्र नहीं रह गया है। अच्छा। अब कई जगह है वो, उसकी जो वो कहते हैं ना, वो एक खाड़ी निकलती है ना। हाँ, वो सारी ब्रांचेस वो कई जगह है। वो यहाँ भी हैं, और वो देहरादून मसूरी की साइड भी मैंने देखा, वहाँ भी बड़ा काम हो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ शुरू हुई है अभी, कि हर जगह जो है वो फिल्में बन रही हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं और अपना काम जानते हैं। सबसे बड़ी बात है काम जानना।
तो पहले हमारे दिमाग में बड़ी अच्छी इमेजेस नहीं होती थी कि यार अभी दिल्ली जाएंगे, वहाँ काम करेंगे तो क्या मज़ा आएगा, वहाँ काम नहीं जानते हैं लोग, और फिर प्रोफेशनलिज्म भी नहीं है वो वाला जी। तो इसलिए छोटे शहरों में अभी फिल्में करने, बम्बई का कोई प्रोजेक्ट हो तो करेंगे, ये था। लेकिन अब सोच बदल गई है। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं, बहुत बदल गई हैं। कई लोग बोलते हैं ये इंदौर के हैं या ये फला जगह के हैं, इन्होंने ये फिल्म बनाई है, और वो कहाँ से कहाँ फिल्म पहुँची है। तो लोग काफ़ी अवेयर हुए हैं, बहुत अपने हुनर में इजाफा किया है। तो यहाँ आकर प्रवेश जी के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। इज़ वेरी टेक्निकली साउंड, इनको लाइटिंग की बहुत नॉलेज है, इनको विजुअल्स की बहुत नॉलेज है, स्क्रिप्ट राइटिंग की बहुत नॉलेज है, स्क्रिप्ट इन्हीं की लिखी हुई है। सही बात है। कैरेक्टर समझाने की, कैरेक्टराइजेशन करने की, फिल्म में जैसे सिंबॉलिक चीज़ों का इस्तेमाल, ये सब इनको काफ़ी है। तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं बॉम्बे से बाहर काम कर रहा हूँ, सबसे बड़ी अच्छा, बात ये है। हाँ, क्या बात है, इंदौर हमारा इस तरीके से ग्रो कर गया। जी बिल्कुल, और एक्टर्स बहुत अच्छे, सबसे बड़ी बात, और एप्ट कास्टिंग है, एकदम एप्ट कास्टिंग। वो जो भी लिया, जैसे बेटे का रोल राघव कर रहा है, बिल्कुल लगेगा आपको कि ये बेटा है। हाँ, वाइफ है जो निधि का रोल कर रही है लड़की, वो बिल्कुल वैसी ही। या रामेश्वर दादा जो मेरी दुकान पे बरसों से बैठते हैं बेचारे, उनकी शक्ल देख लो, देखते ही आपको लग जाएगा उनका पता। तो ये सेंस बहुत अच्छी है। कास्टिंग की सेंस होना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि आपका 75% काम पूरा हो जाता है। ओके। क्योंकि जो कैरेक्टर आपने लिया है वो वैसा ही दिखता है। तो मेरी जगह अगर आप किसी और अभिनेता को ले लेते, हो सकता है कि वो ना सूट करता। तो जैसे ही मैंने ये कैरेक्टर पढ़ा, मुझे लगा है मेरे पे सूट करता है। पढ़ते से ही आपने बोल दिया? पढ़ते ही हाँ, मेरे पे सूट करता है। एक सेंसिटिव फादर है जिसके पास सर्कमस्टांसेस बड़े रिच रहे हैं, उसकी ट्रेडिशंस बहुत रिच रही हैं, जिनको उसके संस्कार जो उसके पेरेंट्स ने उसको दिए हैं वो बहुत रिच रहे हैं। अपनी बर्तन बेचने की जो पूरी उसकी एक वो चली आ रही है, उसको उसने बहुत महत्व दिया है। और ये बहुत ठहराव वाला आदमी है जिसकी मुझे तलाश थी। वैचारिक ठहराव बहुत है इस कैरेक्टर में, जिस तरीके के आप हैं, जिस तरीके का मैं हूँ भी, और मैं ऐसा कैरेक्टर करना चाहता भी था। मैं इरफान से बहुत प्रभावित रहा हूँ, आपको बताऊँ। इरफान खान एक्टर जो है, इरफान खान साहब, वो मेरे 2 साल सीनियर थे जब मैं NSD में था। मेरी उनसे मित्रता भी बहुत अच्छी रही। हमने एक सीरियल भी साथ किया था सहारा टीवी पर। सहारा टीवी था ना एक टाइम में। जी था ना। तो उनकी एक्टिंग में जो ठहराव है, जैसे अगर आप लंच बॉक्स देखो, हाँ, या और भी फिल्में, लाइफ ऑफ पाई, हाँ लाइफ ऑफ पाई, तो उनके बोलने में, उनके पॉजेज में, नहीं भी बोल रहे हैं तो बहुत कुछ बोल रहे हैं आंखों से। तो उस चीज़ को मुझे हल्का सा अचीव करना था, पकड़ना था उन चीज़ों को। तो 1-2 जगह मैंने उस कोशिश की है उस चीज़ को पकड़ने की। अब वो कितनी सक्सेसफुल हुई या नहीं, ये तो जब मैं खुद देखूंगा ना स्क्रीन पर, तब मुझे समझ में आएगा। सर, आप अपना काम जब देखते हैं तो आपको आपका आज तक का सबसे ज़्यादा पसंदीदार काम कौन सा है आपका अपना, जो आपको पसंद आता हो देख के हर बार कि ये बढ़िया करा? हाँ, मैंने लापतागंज में जो काम है, वो आपको जो पसंद कॉमन मैन का जो किरदार, वो मुझे अच्छा लगता है। उसमें बहुत सच्चाई है, बहुत जेन्युइन है वो। ये भाभी जी घर पर एक कैरेक्टर क्या है, ये थोड़े से लार्जर देन लाइफ है, थोड़े से एक कॉमेडी में क्या हल्का सा एक स्लैपस्टिक हल्का सा नेचर है। हालांकि वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स में आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपर है, जैसे थोड़ा सा उसका सुर ऊपर है। सही बात है। वो खरज में नहीं बोलेगा कभी भी तिवारी, हमेशा यहाँ पे मतलब उसका ये वो है सुर। सर, आपको जब लोग पब्लिक प्लेस पर देखते होंगे, आप ट्रैवल करते हैं, तो आपको से सब लोग बोलते होंगे तिवारी जी। हाँ। तो आपको अच्छा लगता है? कुछ लगता है कि अरे छोड़ दो, अच्छा भी लगता है ऐसी बात नहीं है। हाँ, तिवारी जी मुझे बहुत लोग बोलते हैं। एक बार तो जहाँ मैंने अपना जो घर लिया, जहाँ मैं रहता हूँ सेट के पीछे, वहाँ पर मेरे मेंटेनेंस चार्ज में मेरे नाम की जगह मनमोहन तिवारी लिख के आ गया था। वो जो मेंटेनेंस चार्ज का बिल होता है जी, उसमें मैंने कहा भाई ये मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम रोहिताश है, तुम तो मेरा एग्रीमेंट तो चेक करो। तो बोलता है सर भूल से हो गया। अरे तो कैरेक्टर आपके साथ इतना ज़्यादा जुड़ चुका है, इतना ज़्यादा जुड़ चुका है।
तो खुशी भी होती है, कभी कभी लगता होगा नहीं, खुशी इस बात की होती है, जैसे उससे पहले मुझे मुकुंदी लाल बोलते थे, अरे मुकुंदी बाबू, मुकुंदी लाल गुप्ता जी। हाँ गुप्ता जी। तो वो वाला, तो मेरे को लगा कि मैंने इनको लाइफ प्रदान की है, चलो ये मेरी जीत है, अचीवमेंट है कि मैंने दोनों कैरेक्टर्स को लाइफ दी है। क्या बात। अच्छा भी लगता है सर। आगे सर आप जैसे अभी आपने बैलेंस मूवी करी आपने, और आगे कुछ अगर बताना चाहें ऑडियंस को, क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो आ रहे हैं, किस पे देखिए, काम? अभी मैं बहुत बातचीत के स्टेज पर हूँ, लेकिन अभी मैं बहुत कुछ कर भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि हम अभी भी भाभी जी घर पर है के OTT उसके लिए अनुबंधित है। अच्छा। अभी हाँ, अभी होंगे, एक नया होगा कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो होता है तो। अदरवाइज मैं अभी फ्रीलांस होना चाहूँगा। ओके। कहीं बंधना नहीं चाहूँगा, ताकि मैं कुछ भी कर पाऊँ। ये छटपटाहट मेरे अंदर बहुत समय से है, तो अब अगर ये नहीं होता तो मैं फिर फ्रीलांस रहूँगा। कुछ एक लोगों ने मुझे कहा भी है, कुछ प्रोडक्शन हाउसेस में कुछ वेब सीरीज़ के लिए, जिसके लिए हम जाकर मिलेंगे भी, और तब तक अगर वो हो जाता है तो फिर देखते हैं फिर क्या जर्नी बनती है। सर एक आखिरी, मतलब मैं ऑडियंस के लिए और मेरी समझ के लिए पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे वो 1 घंटे का जो 45 मिनट का जो भाभी जी घर पर है टीवी पर आता है, तो वो एक एपिसोड को शूट करने में कितने दिन लगते हैं? 1.5 दिन लगता है। 1.5 दिन लगता है, तब जाके 45 मिनट्स का वो आ पाता है टीवी पर। हाँ, एक कहानी 5 दिन की होती है। हाँ, 5 एपिसोड्स की। 5 एपिसोड्स की कहानी रहती है। हाँ, 1 दिन या सवा दिन ऐसे होता है बस। वो सर भाभी जी घर पर है में सर, आपको आपके कैरेक्टर के अलावा कौन सा अतरंगी कैरेक्टर जो बहुत पसंद है, आपको लगता है कि मैं वो भी कर सकता हूँ? नहीं, कर तो बहुत कुछ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मुझे सक्सेना बहुत पसंद है, उसमें हप्पू सिंह पसंद है। उसमें एक कैरेक्टर आता है जो चाचा का रोल करते हैं, जो चुपचाप रहते हैं। नहीं चुपचाप नहीं रहते, वो बहुत ही बदमाश कैरेक्टर है। अच्छा। वो जो भभूति का चाचा है, हाँ हाँ हाँ, वो जो बार बार बोलता है लंदन में टैक्सी चलाएगा, लंदन में टैक्सी चलाएगा, वो जो हल्की सी खराश वाली आवाज में। हाँ, वो मुझे बहुत पसंद है वो कैरेक्टर। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर अब कुछ फिलोसफिकल 1-2 बातें सर आपसे। सर इतने सालों का तजुर्बा, इतने सालों में कई बार उतार देखे, चढ़ाव देखे, और जैसे आपने बताया बीच में डिप्रेशन भी आया लाइफ के अंदर, और आज सर आपको पूरा भारत देश जानता है, पूरी दुनिया आपको जानती है, और जो आपको देखता है वो खुश हो जाता है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है आपको देख करके। तो सर इतने लंबे सफर के बाद आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करेंगे? अब आपके लिए सक्सेस की परिभाषा क्या है आज? देखिए, अभी भी सक्सेस की परिभाषा खोज नहीं पाया हूँ क्या है। बस ये कि जिस मुकाम पे जाकर संतुष्टि मिल जाएगी, जैसे एक पीस, यस नाउ इट्स ओके फाइन, तो वो संतुष्टि ही मेरे लिए पैमाना होगी। तो वो संतुष्टि अभी तक मिली नहीं है, मैं आपको बताऊं। वो है अभी ठीक है, हमें 2 सीरियल से बहुत फेम मिला, विदेशों तक लोग हमें जानने लगे, लेकिन कुछ एक चीज़ें जो एज एन एक्टर और एक्सप्लोर होनी है। तो सक्सेस का पैमाना यही है कि जिस लेवल पे जाकर एक संतुष्टि मिल जाए। जी, क्या बात है। और सर आज जो रोहिताश सर आज हैं, आज के सर, और वो जो 25 साल पहले, 30 साल पहले रामलीला में जो सर खड़े हुए थे, यंग लड़का जो एक्टिंग कर रहा था, तो आज इतने सारे तजुर्बे के साथ में अगर आपकी मुलाकात हो जाए वापस से उस 30 साल पुराने रोहिताश से, तो उसको आप क्या बोलेंगे? उसको गोद में उठा के बहुत प्यार करूँगा बहुत प्यार करूँगा उसको, क्योंकि वो बहुत ही मासूम और बहुत ही शरारती और बहुत ही तगड़ी ललक लिए हुए था। मुझे आज भी याद है, हम ज़्यादातर वानर सेना में होते थे, लेकिन मन करता था लक्ष्मण का रोल करने का। क्योंकि लक्ष्मण हल्के से गुस्सैल कैरेक्टर है, अगर आपने देखा होगा तो मेरा मन करता था लक्ष्मण करूं और बोलूं जैसे वो बोल रहे हैं। तो मैं जो हूँ, तो रामलीला के बाद भी जब वो विश्राम का उनका टाइम होता था, तो रामचंद्र जी के पास जाके बैठ जाया करता था, जो राम का रोल करते थे, और मैं बाकायदा उनको देखता रहता था ऐसे, और मैं उनको बोलता था अंकल लक्ष्मण करूं क्या, लक्ष्मण करूं क्या? तो एक तरफ ऐसे देखते थे, वो हमारी जान पहचान के अंकल थे। तो अगर वो मिल गया वो बच्चा, तो पहले तो उसको बहुत प्यार करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे अंदर वही एनर्जी वापस आए। हालांकि वो एनर्जी है, लेकिन वो पवित्र एनर्जी जो थी उस समय, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत थी। ये नाभा हाउस शिमला की बात बता रहा हूं आपको। क्या बात है
सर और यंगस्टर्स के लिए सर एक मैसेज दे दीजिए आपकी तरफ से सर। आपकी इतनी सारी सीख, एक्सपीरियंस, सब कुछ, एक आपके दिल में एक बात है जो आप लोगों को बताना चाहते हैं, तो वो बात अगर आप लोगों को बताना चाहें आज। मैं बहुत सारे यंग अपने फ्रेंड्स को यही कहना चाहूँगा कि एक्टिंग को बहुत हल्के में ना लें, और अगर आप वाकई हुनरमंद हैं और आपको वाकई अपनी कोर ऑफ हार्ट से ये लगता है कि मैं अभिनेता या अभिनेत्री बन सकती हूँ, तो आप मुंबई में सादर आमंत्रित हैं। अदरवाइज आप इस क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश ना करें। बढ़िया है। क्योंकि अदरवाइज आप बीच में भटक जाएंगे और उसमें क्या होगा, अपना बहुत सारा समय बर्बाद करेंगे। या तो जिम में करेंगे, फिर वो जिम करते हैं, उनको लगेगा ये मेरा एक्टर बन रहा है, ये बन रहा है एक्टर, लेकिन वो एक्टर नहीं बन रहा है। हाँ। फिर वो दिमाग भी पहलवान हो जाता है। एक्टर की ट्रेनिंग अलग ट्रेनिंग है। वो थिएटर से, रंगमंच से, इससे मंझती है, आगे आती है। स्पीच की ट्रेनिंग से, वॉइस ट्रेनिंग से बनती है। तो वहाँ जाकर बस जिम में अपनी एनर्जी लगाना, ये सब लगाना, तो वो सब ना करके अगर एक्चुअल में आपको लगे, और जैसा मैंने आपको बताया कि आपको लग जाता है पता, तो उस आवाज़ को सुने, अपने टैलेंट में इजाफा करें, तभी आए। अदरवाइज समय बर्बाद ना करें। बाकी किसी को कोई मनाही नहीं है बिल्कुल भी। ये मत समझना कि मैं जो हूँ आपको कुछ मतलब डिस्करेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे यूथ को देखा है जो डिप्रेशन में गया है, फ्रस्ट्रेशन में गया है, और फिर वो अपनी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं जी, जैसे धन कमाना, वो किसी भी माध्यम से है, वो आपको सुकून देता है। क्यों नहीं सही बात तो है। वो भी कमाएं। लेकिन आप कई बार आपने पढ़ाई किसी और चीज़ की है, लेकिन आप यहाँ रहे हैं, तो कई बार अपना रास्ता बदल के भी देखो हल्का सा, तो आपको तुरंत वहाँ राह दिख जाएगी, वही आपकी राह होगी। क्या बात है सर। एक आखिर में सर, आपको वो शाम याद हो सर आपको, जब शाम में मैं भी बैठा था स्टेज पर आकर के आपकी मूवी में, और मैंने हल्की सी 2-3 लाइनें बोली थी। हाँ, तो अगर आप जरा बता दें मेरी ऑडियंस को कि मैं भी आपके साथ दिखूं। नहीं, हिमांशु की आवाज़ में बहुत सोज है और बहुत अच्छी आपकी स्पीच है। Thank you so आपकी वॉइस में क्लियरिटी है, जो नेचुरली सबसे बड़ा टूल होता है। अरे वाह। प्रेजेंस आपकी बहुत अच्छी है। ये जो ब्लैक एंड वाइट का मिश्रण आपने चेहरे पे किया है, ये भी बड़ा आज के यूथ के साथ भी मैच कर रहा है और पुराने के साथ भी। क्या बात है। मतलब आप दोनों जगह जा रहे हैं, बराबर जल कर पा रहा हूँ मैं दोनों जनरेशन से, दोनों जनरेशन के साथ, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। तो ये मैंने आप में ऑब्जर्व किया, और आप लाइनों को बड़े अच्छे से पोर्ट्रे कर रहे थे, वो तो मैं देख ही रहा था। अरे वाह। बस अगली रील से रेट जो अब हो गया है, सर ने तारीफ कर दी है, अब चार्ज ज़्यादा है मेरा। सर मज़ा बहुत आ रहा है आपसे बात करने में, लेकिन क्या है वो पीछे प्रवेश जी और उनकी वाइफ बैठी हुई हैं, और उन्होंने जिक्र कैसे बोल रखा था कि 4:30 बजे तक आप खत्म कर देना, और मैंने घड़ी 2 बार देखी तो वो 4:45 हो गया है। अच्छा। तो कुछ आपका आगे भी शेड्यूल है, पर सर आप कभी भी इंदौर पधारें, जी। आपकी कभी भी मन हो चाय पीने की, बढ़िया कचौरी समोसा खाने की, तो आप सर हमें याद करें। ऑल तो प्रवेश जी तो हैं ही यहाँ पर, जी, नहीं, हम भी ये सर तो ठीक ठाक घुमाते हैं शहर सर। जी, मैं प्रवेश जी का और रुचिका जी का बहुत ही शुक्रिया अदा करूँगा जी कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और एक बेहतरीन काम करने का मौका दिया। क्या बात है प्रवेश जी, हम भी आपको थैंक यू बोलते हैं। जो सर के साथ हम बैठे हैं यहाँ पर, आपने हमको बुलाया, सर से मिल पा रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर एक इंदौर की ऑडियंस बुरा मान जाएगी अगर मैंने आपसे ये ना पूछा कि आपको यहाँ पसंद क्या आया खाने में। यहाँ पर बेसिकली मैंने ज़्यादातर पोहा भी खाया, मुझे पोहा बहुत ही पसंद है यहाँ का जी। वो मैंने खाया। अभी सराफा बाज़ार में इन्होंने टिक्की और छोले खिलाए कहीं पर जी। एक टिक्की, उसमें मैश की हुई, उसमें छोले, वो तो बस बता नहीं सकता वो टेस्ट, वो कहीं नहीं आएगा। सर मुंबई में फूड ज़्यादा टेस्टी है इंदौर में? यहाँ पर है, मुंबई में क्या टेस्ट है? मुंबई के पानी में ही नहीं है टेस्ट कि बिल्कुल नहीं। कुछ भी कितना ही मसाला डाल के आप बना लो, पता नहीं वो टेस्ट ही नहीं आता। क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें जो टाइम दिया उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं सर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब भी इंदौर पधारें, हमारा आपसे मिलना हो और इस तरीके से कुछ मज़ेदार आपसे बातें होती रहें। और मैं ये भी प्रार्थना करूंगा कि जो आपके दिल के करीब रोल है, जो आपने ये मूवी करी है बैलेंस, ये मूवी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो। बिल्कुल।
और जिस तरह की आपकी उम्मीद थी एक्टिंग में, उस तरह की उम्मीद आपकी पूरी हो, पूरी fulfill हो, और बिल्कुल। उस तरीके से स्क्रीन पर निकल कर आए मूवी। बिल्कुल वही चाहता हूँ मैं, वही आपने कहा ना कि वहाँ संतुष्टि मिलेगी। अच्छा, क्या बात है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये अनऑफिशियल हिमांशु और ये है द अनऑफिशियल टॉक्स विद अनऑफिशियल हिमांशु। थैंक यू सो मच सर।